हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पायनियर ओरी में। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत दिनों से जिस भर्ती का हम लोग इंतजार कर रहे थे, यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आई है और ये समझ लीजिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है यूपी पुलिस की, जिसका सभी स्टूडेंट ये मान लो काफी टाइम से, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाए। तो ये वैकेंसी अब आ चुकी है और बहुत जल्द इसका पेपर भी होने वाला है। 60,000 ये आपकी 60,000 प्लस ये आपकी वैकेंसी है। ठीक है, 60,000 प्लस ये वैकेंसी है और ये बहुत बड़ी भर्ती है। ये समझ लो, अभी तक जो भर्ती आई है उनमें से सबसे बड़ी भर्ती है। तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना है कि इसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाए, उसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पुलिस का पेपर कब होना है? फरवरी में। फरवरी में आपका यूपी पुलिस का पेपर है और फरवरी के पहले पहले हमें क्या करना है, यूपी पुलिस का पूरा आपको सिलेबस, आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट के। तो आज जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी वो सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी का। हिंदी सब्जेक्ट रहेगा और हिंदी आपका, ये समझ लो, यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाने के लिए एक बहुत अहम रोल रहेगा आपका यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में बिना हिंदी के आप सोचो सिलेक्शन ले पाओगे, तो ये संभव नहीं है। एक हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत, ये समझ लो कि रामबाण सब्जेक्ट है ये आपके लिए। इन पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप आसानी से आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लोगे। बाकी जीएस हो गया, मैथ हो गया, ये भी जरूरी है, इनमें भी आपको स्कोर करना है, लेकिन हिंदी और रीजनिंग इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो हमारे आप स्टडी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे पाइनियर हो रही में, इसमें सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको मैथ की क्लास मिलेगी, जीएस की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और सभी आपको एक से एक अच्छे टीचर, सभी एक्सपीरियंस टीचर आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो अब देखिए, हिंदी में क्या करेंगे, आज जो स्टार्ट करते हैं, हिंदी की गारंटी हम आपकी लेते हैं। आप बस जितना यहाँ पढ़ाया जाता है किसी भी क्लास में, आज की क्लास, जैसे आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, इजी टॉपिक रहेगा कि आप लोग क्या करोगे, आसानी से उसको समझ पाओ। आप बस एक बार भरोसा करके रखिए, आप जो यहाँ पढ़ेंगे, आपको यहाँ हिंदी से कोई क्वेश्चन आपको पेपर देने जाओगे ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, हमने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, एक बार विश्वास करके स्टार्ट करते हैं आज यूपी पुलिस का हिंदी के सब्जेक्ट का सफर। ठीक है, सभी लोग देखिए। चले, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आपका टॉपिक रहेगा, सर्वनाम टॉपिक रहेगा। अब सोचो सर्वनाम से क्यों, क्योंकि एक बहुत संज्ञा सर्वनाम, ये क्या है, बहुत सरल से टॉपिक है, इसलिए आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम है टॉपिक का नाम, संज्ञा है, संज्ञा मोस्टली सभी ने पढ़ा है, इसलिए आज सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो डली है, फिर से एक बार और पढ़ाएंगे। तो आज जो सर्वनाम पढ़ते हैं, आप समझते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम, जैसा कि आपको पता है, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो नेमिंग वर्ड। तो अब सर्वनाम किसे कहेंगे, तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए, ये तो होगी एक लिखित भाषा, ये जो आपके सामने लिखी है, एक ये किताबी भाषा होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए सर्वनाम कहेंगे। अब उसको थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ कि सर्वनाम कैसे संज्ञा के स्थान पर। अब संज्ञा, आपको पता है किसी का नाम क्या होता है, संज्ञा होती है। अब किसी का नाम मान लो आपको बार बार नहीं लेना है, किसी का नाम आप बार बार नहीं ले रहे हो, उसकी जगह मैं, तुम, आप, ये चीजें कह के आप उसको संबोधित कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी सर्वनाम है। किसी का नाम लेते हो तो वो क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम, नाम क्या है, संज्ञा है। मान लो किसी का नाम राम है, ठीक है, किसी का नाम राम है, और राम की जगह आप क्या करोगे, राम की जगह आप उस राम को आप कह के बुलाते हो।
आप कह के बुलाते हो तो यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका सर्वनाम हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए, अब ये हो गया आपका, तो समझ में आया संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अब सर्वनाम के देखिए दो तरीके से भेद होते हैं, एक होता है प्रयोग और मात्रा के आधार पर। तो क्वेश्चन जो बनेंगे आपसे, पहला तो आप डेफिनेशन से बन जाएगा, डेफिनेशन से मान लो इजी डेफिनेशन है, तो अगर डेफिनेशन से बनता है तो आप लोग आसानी से उसको कर ले जाओगे। अब बनता है प्रयोग व मात्रा के आधार पर सर्वनाम के भेद, प्रयोग और मात्रा के आधार पर सर्वनाम के भेद। अब इनमें भी अंतर है, प्रयोग और मात्रा के आधार पर आपके कितने प्रकार के होंगे, प्रयोग और मात्रा के आधार पर मात्र आपके दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार में कौन कौन से रहेंगे, तो पहला आपका जो रहेगा वो रहेगा मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम, और दूसरा जो रहेगा आपका यौगिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इजी टॉपिक है, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, दो दो नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है, ये आपके टॉपिक है, दो दो नंबर आपको आसानी से, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो अब मूल सर्वनाम किसे कहते हैं, मूल सर्वनाम हम समझते हैं किसे कहते हैं। तो मूल सर्वनाम उसे कहा जाता है, कहते हैं ना आप कहीं भी रहते हो मान लो, तो पूछा जाता है ना मूल निवासी आप कहाँ के हो, मूल निवासी मतलब आपकी जड़ें कहाँ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई हो, जहां से आपकी जड़ें हो उसे क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो अब मूल मतलब जैसे इसमें मूल में कितना आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। पहले सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में मूल सर्वनाम की संख्या, तो मूल सर्वनाम की संख्या 11। अब 11 में कौन कौन से आते हैं वो हमको पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मूल सर्वनाम की संख्या 11। अब मूल सर्वनाम में 11 कौन कौन से, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कोई के बाद कुछ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई आदि, तो ये क्या है आपके मूल सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके बाद कुछ के बाद कितना, ये क्या है आपके मूल सर्वनाम। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम यौगिक सर्वनाम, के यौगिक सर्वनाम क्या कहलाते हैं, तो यौगिक सर्वनाम आपके कहलाते हैं, जैसे अब मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम ये आपके हैं, इनकी क्या, इनकी उत्पत्ति किसी से मिलके नहीं हुई है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये मान लो आपकी ये जड़ें हैं और इनसे मिलके जो बनेंगे, इनसे मिलके जो बनेंगे मूल सर्वनाम से जो मिलकर बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। तो जो मूल सर्वनाम से मिलकर बनते हैं, मूल सर्वनाम से जो मिलकर बनते हैं, मूल सर्वनाम से जो मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनाम कहा जाता है, उन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब मूल और यौगिक हम यहाँ आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मूल सर्वनाम, अब यहाँ पे लिखा है मैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यौगिक में जैसे इसको परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, तो मूल से अगर हम इसको यौगिक में मैं से क्या क्या बन सकता है, मुझको बन सकता है, मेरा बन सकता है, मुझसे बन सकता है, मेरे लिए, मेरी, ये सारे क्या है, ये सारे आपके यौगिक सर्वनाम है जो मैं से मिलकर बने, जैसे मुझको, मुझको, मुझसे, मुझसे, मेरा, मेरी, मुझे, और भी कई शब्द हैं जो आपके मैं से बन जाएंगे। ऐसी तुमसे भी बन जाएगा, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हें,
ये सारी चीजें, तो जो मूल सर्वनाम से मिलकर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। एक एक चीज को हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज को बहुत हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकली चीजें करके चलेंगे। ये किताबी भाषाओं पे नहीं जाना है, हमें समझना है कि कैसे चीजें आपकी आती हैं। ये नहीं किताब पढ़ने को, तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो। किताब में मान लो कोई डेफिनेशन लिखी है, आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन वो चीजें थोड़ा कहते हैं ना, जब खुद से प्रैक्टिकली चीजें करते हो ना, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। इसी वजह से आपको सारी चीजें समझाते भी चल रहे हैं। अब ये थे आपके किसके, प्रयोग और मात्रा के आधार पर। अब इसके बाद चलते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद, अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद, वो हमने पढ़े थे, वो किसके आधार पर थे, वो प्रयोग के आधार पर थे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे अर्थ के आधार पर है। तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। अब हमें 6 मान लो आपको हमने लिखवा दिए कि हाँ, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये मैंने आपको ऐसे लिखवा दिए। अब आपको लाइन से याद नहीं है, तो कुछ ऐसा, कुछ सरल तरीका बच्चे ढूंढते हैं ना, कुछ सरल तरीका मिल जाए जिससे क्या आसानी से याद, चीजें याद बनी रहे। फिर गिनोगे, अच्छा एक रह गया है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है एक, अनाप शनाप करके ट्रिक का नाम है, अनाप शनाप, अनाप शनाप ट्रिक। हाँ, कह सकते हो ना, अना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के अनाप शनाप भेद होते हैं। अनाप शनाप से मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अनाप शनाप ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं, कैसे जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं कि आ से आपका क्या हो जाएगा, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना से क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां भूल जाओ वहां ये ट्रिक याद कर लो, फिर उसको एक एक करके मिलाते हुए लिखते जाओ। पा से क्या हो जाएगा, पा से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सा से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आएगा ना से, तो ना से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट जो बचेगा, लास्ट हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जिसको याद नहीं होते हैं वो ऐसे करके जोड़ जोड़ के बता सकता है कि सर्वनाम के भेद, अच्छा मैंने बताए थे अनाप शनाप होते हैं, तो आप ऐसे याद नहीं है तो इसके आप जितने वर्ण लिखे हैं उसको आप याद करके बता सकते हो कि कितने होते हैं, 6। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी फिर मिला मिला के आप उनको लिख भी सकते हो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब इनको क्या करेंगे, इनको एक एक करके हम उनको समझते चलेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है। और बेहद ही आसान टॉपिक है संज्ञा। कोई भी आप हिंदी में टॉपिक पढ़ोगे, आपको ये मान लो हिंदी कठिन नहीं है, आपको लगता है कि हिंदी कठिन है, हिंदी कठिन नहीं है। आप उसको बेहद सरल तरीके से, रुचिकर तरीके से पढ़िए, चीजें बड़ी आपको आसान लगेंगी। तो एक एक करके हमें पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अनिश्चय नाम है जहां चीजें निश्चित ना हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी, जिन जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या
वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके भी देखिए कुछ शब्द होते हैं, इसके भी अब जैसे कि हर उसके शब्द रहेंगे, इसके शब्द रहेंगे, सब आपको कोई वाक्य होगा उसमें कोई और कुछ, ये क्या है, ये आपके शब्द हैं इसके, कोई और कुछ, ये दो चीजें आपको लगी मिलेंगी, कोई और कुछ। जैसे मान लो वाक्य लिखा है आपके सामने, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब यहाँ निश्चित नहीं है ना कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई भी खड़ा हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। तो दरवाजे पर कोई भी, यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो यहाँ हमें शब्द याद रखने हैं, कोई और कुछ। अब इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक होता है प्रश्नवाचक, वहां क्या, अब मान लो यहाँ पे लिखा होता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वो अगर इसके अलावा कोई और कुछ के अलावा यहाँ पे अगर कौन आता तो वो हमारा प्रश्नवाचक में चला जाता। वरना लिखा हो कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कहो कि लो इसमें भी पता नहीं चल रहा है, तो इसमें आप लगा दो कि अनिश्चयवाचक है। वो अनिश्चयवाचक नहीं होगा, वो प्रश्नवाचक होगा। इसके केवल दो शब्द होते हैं, कोई और कुछ। जैसे मुझे कुछ फल, मुझे कुछ फल खरीदने जाना है, मुझे कुछ फल खरीदने जाना है। अब कुछ में पता नहीं है उसको कितने फल खरीदने हैं, तो जहां पर आपको कोई और कुछ ये शब्द मिल जाए आपका, तो कौन सा सर्वनाम होगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको बस इतना याद रखना है, कोई और कुछ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सर्वनाम पे। अगला सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ने में कोई आलस नहीं करना है। सिर्फ ये मान लो आपकी 1.25 महीने की मेहनत आपको आपका अपना मुकाम हासिल करने में बहुत मददगार होगी। 1.25 महीने की मेहनत सिर्फ, इसके बाद फिर आप खूब ऐश करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने 1.25 महीने में दिन रात ये समझ लो एक कर डालो। आप जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो बच्चे प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है, मान लो और बच्चे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस हो चुका है तो वो प्रैक्टिस करें, और जिनका नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लो फरवरी में एग्जाम है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। हमारे ऐप में भी चल रहा है और यूट्यूब पर भी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, उससे नहीं घबराना। सिलेबस आपको बेहद आसान तरीके से समझाया जाएगा, कोई प्रेशर नहीं लेना है पेपर का, आप बस पढ़ते चलो, अपनी तरफ से कोशिश करना है। बाकी ये नहीं कि हाँ पेपर आ गया, हड़बड़ा गया, कैसे क्या होगा। यहाँ सारी चीजें आपको वो पढ़ाई जाएंगी जो आपके पेपर में अच्छा स्कोर दिलाने में सहायक होंगी। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन, सेम जो हमने अनिश्चित पढ़ा था उसके अपोजिट हो जाएगा इसका। तो जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके भी शब्द होते हैं और बहुत सरल इसके शब्द होते हैं। इसमें देखो इसके जो शब्द रहेंगे, शब्द होते हैं यह, वह,
ये वे, यह वह ये वे। अब यह का प्रयोग किया जाता है पास की वस्तुओं को दर्शाने के लिए, पास की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को बताने के लिए, और ओह का प्रयोग दूर की वस्तुओं को बताने के लिए। हालांकि ये पेपर में आपका पूछा नहीं जाता है कि यह का प्रयोग ओह का प्रयोग पास के लिए किया जाता है दूर के लिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं यह का प्रयोग पास की चीजों को बताने के लिए, ओह का प्रयोग दूर की चीजों को बताने के लिए किया जाता है। अब इसमें हम वाक्य करते हैं कि वाक्य क्या रहेगा हमारा। ये थे आपके इसके शब्द, इसका जो वाक्य आएगा, वाक्य आपका ऐसे ही रहेगा, यह मेरा, यह मेरा पेन है। ठीक है, ये निश्चित है कि यह मेरे ही पेन है, आप लोगों का नहीं है। वह मेरा मकान है, निश्चित हो कि वह मेरा मकान है। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। या बोला जाए ये मेरे पिताजी हैं, यहाँ लिख दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे लिख दे रहा है ये मेरे पिताजी हैं। पांचवा, वे मेरे भाई हैं। तो ये सारी चीजें जहां पर आपको यह और वह लगा मिल जाए। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यह और वह का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, तो यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों में किया जाता है। और ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि यह और वह का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये इसकी परिभाषा अगर देखो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कॉपी नहीं भरनी है, कॉपी नहीं भरना है हम लोगों को, बस थोड़ी शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट है चाहे वो शॉर्ट में समझो, जरूरी नहीं कितना लंबा आप लिखो तभी आप पास कर पाओ। जो चीज जरूरी है हमें बस उतना ही पढ़ना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम एक लाइन में उसको बोले तो जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए, दोनों के लिए किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पूछेगा तो जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता, पाठक, कहने का मतलब वक्ता कहते हैं बोलने वाला, वक्ता, श्रोता, पाठक, वक्ता, श्रोता, पाठक तीनों के लिए किया जाए, तीनों के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं कि पुरुषवाचक से क्वेश्चन कैसे बनता है। पुरुषवाचक के भेद, इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब इनसे कहो कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अब इससे डेफिनेशन तो कम क्वेश्चन बनेगा, इनसे कैसे बनेगा कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, अन्य पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। जैसे तो आपको बता दें उत्तम पुरुष में कौन आते हैं, मध्यम में कौन आते हैं, उत्तम और अन्य में। तो इसको हम आपको प्रैक्टिकली वजह से उत्तम लिखा है, उत्तम। अब मान लो आपसे बोल दिया जाए कि सबसे बलशाली कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, तो कई लोग होते हैं ना खुद को कभी नीचा नहीं दिखाते हैं, तो थोड़ा जब अहंकारी रूप आप रख लेते हो ना, तो फिर अगर पूछा जाए सबसे उत्तम कौन है,
तो आप क्या कहोगे? मैं। क्या कहोगे? मैं। अब मैं को जैसे मैं बोल रहे हैं, मैं को कई जगह रहते हैं लोग, मैं को हम भी कहा जाता है, मैं या हम। तो बहुत से लोग रहते हैं जो खुद के लिए मैं का भी यूज करते हैं, खुद के लिए हम का भी यूज करते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? मैं। और मैं को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? हम। अब दूसरे पे पूछा जाए मध्यम में कौन आएगा? अब आपने मान लो पहले पे खुद को रख लिया, अब दूसरे पे बचा है दोस्त आपका, तो उसको तो बुरा लगेगा नहीं भाई कि हाँ आपने खुद को पहले पे रख लिया और मुझे किसी स्थान पे नहीं रखा। तो दूसरे पे पूछा जाएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे पे आएगा तुम। दूसरे पे क्या कह दोगे दोस्त को? हाँ चलो ठीक है, दूसरे पे तुम। उसको फिर क्या कह दोगे? तुमको क्या कह सकते हैं? तुमको आप भी कहा जाता है। तो पहले पे खुद को रखना है मैं के बाद हम, दूसरे पे तुम, ये आप। अन्य में फिर पूछा जाए तो पहले पे आप आ गया, दूसरे पे दोस्त आ गया, इसके बाद कोई भी आ जाए तो ये, वे, इन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, ये क्या है आपके? ये आपके अन्य पुरुष हैं। अब जी वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे पत्र मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब क्या होगा? इस पे मैं पे अंडरलाइन होगा। बताओ ये पुरुषवाचक के किस पुरुष का भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, किस में आएगा ये मैं? तो मैं हमने देखा है किस में आता है? उत्तम पुरुष में। तो मैं हमारा क्या रहेगा? उत्तम पुरुष। यह लिखा हो तुम और आप, तुम और आप किस में आएंगे? तो तुम और आप हमने देखा है किस में आते हैं? मध्यम में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनको याद करने का तरीका बता दिया। सबसे पहले खुद को रखो, दूसरे पे दोस्त को रखो, तीसरे पे फिर चाहे कोई ये भी इन्होंने कोई भी आ सकता है। तो ये आपका पुरुषवाचक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को फिर से, इसीलिए हमने बता दिया। चलिए अब चलते हैं अगले वाले पे। और यहाँ से एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे सर्वनाम से। अब इसके बाद आता है संबंधवाचक। 2 सर्वनाम और बचे हैं आपके। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये बहुत सरल है। इसके देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसके उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं, इसके डेफिनेशन से कम बनते हैं, उदाहरण से। लेकिन पढ़ना तो मैं सभी है, मान लो डेफिनेशन पूछ लिया फिर। चलिए संबंधवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को सूचित करें, संबंध को सूचित करें, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये तो होगी परिभाषा। अब इसके जो शब्द रहेंगे, इसके शब्द क्या रहेंगे? जैसा डैश वैसा, जैसा डैश वैसा, जैसी डैश वैसी, जिसका डैश उसका, जिसकी डैश उसकी। देखो सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित रहेंगी। जैसे वाक्य आपके सामने लिखा है जैसा देश वैसा वेश, और इसके उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं संबंधवाचक के। जैसा देश, जहां आपको फोकस करने की जरूरत है वहां हम आपको बताते चलेंगे, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा, जैसा देश वैसा भेष किस में आता है? तो जैसा देश वैसा भेष आएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम में। अब दूसरा वाक्य जैसे पूछा जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये किस में आ जाएगा? तो इसमें ही आ जाएगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके। तो जिसकी उसकी, जो जागेगा सो पाएगा, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, जैसा काम वैसा दाम, ये सारी चीजें आपकी संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगी। तो आपको शब्द याद रखने हैं, जैसा वैसा, जिसकी उसकी और जो सो, ये सारे किस में आएंगे, ये जो सो और लिख के दे रहा है, जो सो, जो मेहनत करेगा सो सफल हो जाएगा। ये लाइन आप लोगों के लिए भी फॉलो होती है, बस 1.25 महीने की मेहनत आपको नौकरी दिला सकती है। चलिए अगला जो है आपका संबंधवाचक हो गया, इसके बाद है निजवाचक, एक सर्वनाम और रह गया प्रश्नवाचक, इसके बाद सर्वनाम टॉपिक आपका खत्म है। 2 नंबर के लिए आपको सब टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम, अब जैसा कि समझ में आ रहा है, नाम उसका निजवाचक है, निजता दिखा रहा है, प्राइवेसी दिखा रहा है। तो चलिए इसमें देखो बताते हैं निजवाचक की डेफिनेशन क्या होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, खुद के लिए किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो अब इसके शब्द क्या रहेंगे, शब्दों से पहचान करनी है, फिर से बता रहे हैं, डेफिनेशन से कम क्वेश्चन आता है। शब्द हैं इसके स्वयं, स्वयं, स्वतः, खुद ही, अपने आप, स्वयं, सदा, स्वतः, खुद ही, अपने आप, या खुद से, या खुद से। तो वाक्य इसका जो रहेगा, जैसे मान लो लिखा है, उदाहरण आपके सामने जैसे लिखा है, आप किसी से कुछ काम की कहते हो कि भाई हमारा ये काम कर दो, और वो मना कर देता है, तो फिर गुस्सा आता है नहीं, अच्छा मना कर दिया, तो फिर क्या कहते हो आप कहते हो ठीक है, आप कहोगे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, क्या कहोगे, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तुम खुद से बाजार जाओ, तुम खुद से बाजार जाओ, ठीक है। इसके बाद दूसरा जैसे लिखा हो, तुम खुद से बाजार जाओ, या तुम खुद खाना खा लो, मैं खाना खुद खा सकता हूँ, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, निजवाचक। मैं स्वतः भोजन कर सकता हूँ, मैं स्वतः भोजन कर सकता हूँ, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। चलिए अगला जो लास्ट बचा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये बहुत सरल है, सभी बच्चे छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम एक तो पहचान सीधी यही होती है, वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो पहचान लेते हो कि हाँ ये प्रश्नवाचक होगा। और सभी को मेरा अंदाजा सभी को पता रहता है प्रश्नवाचक के शब्द क्या, क्यों, कैसे, ये सारे क्या है प्रश्नवाचक के शब्द। तो डेफिनेशन है इसकी, बहुत इजी डेफिनेशन है, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, किसी प्रश्न का बोध हो, किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो, अब इसके शब्द तो आपको पता है, क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे,
क्योंकि, ठीक है, कितना, किसका, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि और भी होते हैं। तो अब जैसे यहाँ वाक्य हमने यहाँ पे लिख दिया, अब वाक्य पढ़ते हैं। ये क्या थे, ये आपके शब्द थे। अब वाक्य पढ़ते हैं। तुम पत्र, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ये जो क्यों लगा है, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक। दूसरा, जैसे दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी क्यों, कौन किस में आ जाता है, प्रश्नवाचक में। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में, ये कौन किस में, प्रश्नवाचक में। दूसरा, जैसे वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक, इसमें क्या है, क्या। तो ये सारे प्रश्नवाचक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। ऐसे ही आपको रोज एक एक टॉपिक करके सारी चीजें आपको समझाएंगे आसानी से। बस आप लोग डेली क्लास को देखिए, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, जिससे और जरूरतमंद बच्चे हैं वो भी क्लास को देख पाए। तो डेली आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और सभी, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर चला जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से इसी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ।